प्रेगनेंसी में एक छोटी सी भी गलती माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो सकती है, इसलिए एंटीनेटल केयर को समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम पूरा एंटीनेटल केयर स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझेंगे। नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, नर्सिंग शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंटीनेटल केयर के बारे में, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नर्सिंग सिलेबस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आता है, जिसका हम एम्स ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एंटीनेटल केयर होता क्या है। तो सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। ये अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। सिस्टमैटिक सुपरविजन करना, एग्जामिनेशन करना और एडवाइस देना ही प्रेग्नेंट वुमेन को एंटीनेटल केयर कहलाती है। एक और डेफिनेशन है कि कंसेप्शन से लेके, मतलब फ्रॉम द कंसेप्शन, जब माँ को पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट है, फ्रॉम द कंसेप्शन से लेके लेबर के स्टार्ट होने तक माँ का जो सिस्टमैटिक चेकअप्स होते हैं, मेडिकल केयर दी जाती है, वही एंटीनेटल केयर कहलाती है। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एंटीनेटल केयर? तो फर्स्ट पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हो तो एंटीनेटल केयर से वो जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, जल्दी पता चल जाता है कि क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है और डॉक्टर उसका सही तरीके और सही टाइम पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। मतलब कि एंटीनेटल केयर में जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि बच्चे का वेट, हार्ट रेट, मूवमेंट, फंडल हाइट, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। अगला पॉइंट है गाइडेंस अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन को सही डाइट एडवाइस किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइट बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा न्यूट्रिशन माँ और बच्चे दोनों के लिए। अगला पॉइंट है एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर। फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल प्रेगनेंसी विथ हेल्दी बेबी एंड मदर। तो एंटीनेटल केयर का मेन एम होता है कि प्रेगनेंसी भी नॉर्मल रहे और माँ और बेबी दोनों हेल्दी हों। अगला पॉइंट है मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी बाय कंडक्टिंग रेगुलर चेकअप्स। मतलब कि रेगुलर एएनसी विजिट करने से प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस का पता चल जाता है, जैसे कि बीपी, वेट, फीटल ग्रोथ मॉनिटर करने से प्रेगनेंसी की जो प्रोग्रेस है उसका पता चलता है। अगला पॉइंट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशंस एट द अर्लीस्ट एंड केयर एज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो अर्ली स्टेज में ही समझ में आ जाती है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला पॉइंट है टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस। तो हाई रिस्क केसेस को स्क्रीन करना, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ वुमेंस में डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एनीमिया हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस, तो उन्हें भी स्क्रीन किया जाता है। अगला पॉइंट है टू इंश्योर कंटिन्यू मेडिकल सर्विलेंस। तो मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, जिससे उसको कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करता है एंटीनेटल केयर। अगला पॉइंट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एंटीनेटल केयर के? तो प्रोमोट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ मदर। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एंटीनेटल केयर का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि माँ की हेल्थ जो है वो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी रहे, हेल्दी रहे, मदर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट है इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो बेबी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट का होना भी ज़रूरी है, एंटीनेटल केयर इसको भी इंश्योर करती है। अगला पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। तो मतलब कि जिन प्रेगनेंसीज में रिस्क हो सकता है उन्हें अर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि ट्विन हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, RH इनकम्पैटिबिलिटी, डायबिटीज़, बहुत सारी ऐसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे प्रिवेंट करना मदर को। अगला है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। तो माँ को डाइट और हाइजीन, डेंजर साइन, ब्रेस्ट इम्यूनाइजेशन, इन सब के बारे में एजुकेट करना कि मतलब कैसे क्या उनको मेंटेन करके चलना है अपनी हेल्थ स्टेटस को।
अगला पॉइंट है रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे पेरीनेटल की जगह न्यूनेटल है। तो रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी का मतलब है कि जो एंटीनेटल केयर है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि माँ और बेबी की डेथ रेट को कम करना, जिससे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ही बच्चे की जान जाए और ना ही माँ की जान जाए। अगला पॉइंट है इंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलर चेकअप। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी इंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे ही माँ को पता चलता है कि 12 प्रेग्नेंट है, उससे लेके 12 वीक्स के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना एंटीनेटल विजिट के टाइम पे, और पूरी प्रेगनेंसी में रेगुलर विजिट इंश्योर करना कि वो प्रॉपर टाइम पे विजिट करती रहे। अगला पॉइंट है प्रोवाइड एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोवाइड एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन, मदर को एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, HIV टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करवाना। उसके बाद है इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब घर की जगह हॉस्पिटल में डिलीवरी को प्रमोट करना, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो और जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। अगला पॉइंट है प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है, इमोशनली काफ़ी अपने आप को वीक महसूस करती है, तो उस टाइम पे उनका जो मेंटल स्टेटस है उसे प्रमोट करना, इमोशनली उन्हें सपोर्ट देना, यही एंटीनेटल केयर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टोटल 10 पॉइंट हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल क्लिनिक। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंटीनेटल क्लिनिक में? तो सेटिंग अप एंटीनेटल क्लिनिक विद ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज़, मतलब कि एंटीनेटल क्लिनिक में सारी बेसिक फैसिलिटीज़, सारी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, मतलब कि एंटीनेटल क्लिनिक में प्रेग्नेंट वुमेन की हिस्ट्री लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब सारे टेस्ट करवाना, एंटीनेटल जर्नल चेकअप्स, ठीक है, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करवाना, हेल्थ एजुकेशन देना और वजाइनल एग्जामिनेशन अगर रिक्वायर्ड है तो। ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होती हैं एंटीनेटल क्लिनिक के। अब आगे हम इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में 1 बाय 1 करके डील करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप एंटीनेटल क्लिनिक विद ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज़, कि मतलब एंटीनेटल क्लिनिक में सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रेडी होनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का प्रॉपर, जिससे चेकअप हो सके, है ना। तो क्या क्या एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं क्लिनिक में? तो टॉर्च होना चाहिए फॉर माउथ एंड स्किन देखने के लिए। उसके बाद मीजरिंग टेप है, तो मीजरिंग टेप का यूज़ हम एब्डोमिनल गर्थ, फंडल हाइट, इन सारी चीज़ों के लिए करते हैं। वेइंग स्केल है कि मदर का प्रॉपर वेट मॉनिटर किया जा सके। यूरिन टेस्टिंग आर्टिकल्स एंड बॉटल फॉर स्पेसिमेन है, यूरिन टेस्ट के लिए आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए, स्पेसिमेन के लिए बॉटल होना चाहिए। स्क्रीन एंड कर्टन फॉर प्राइवेसी, मदर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए स्क्रीन एंड कर्टन अवेलेबल होने चाहिए। टेम्परेचर ट्रे होना चाहिए जिससे उसका जनरल एग्जामिनेशन, टेम्परेचर वगैरह लिया जा सके, वाइटल्स लिए जा सकें। बेसिन होना चाहिए, क्लीन कॉटन होना चाहिए, पेपर बैग होना चाहिए फॉर वेस्ट डिस्पोज के लिए, किडनी ट्रे होना चाहिए। ये सारे जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो एंटीनेटल क्लिनिक में अवेलेबल होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग में हम ये देखते हैं कि पर्सनल हिस्ट्री सबसे पहले मदर का देखते हैं। तो उसमें ये रहता है कि सबसे पहले माँ की जो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन ANC रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे मदर का नेम हो गया, एड्रेस कहाँ से है वो, एज हो गई उसकी, कितनी उम्र है, रिलीजन, ग्रेविडा है मतलब कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटीनेटल रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं जिसमें उसका नेम, एड्रेस के साथ साथ LMP DT तक हम ये सारी चीज़ें रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं मदर का। तो फैमिली हिस्ट्री में हम हिस्ट्री ऑफ कंडीशन दैट आर जेनेटिक, मतलब कि हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़, फैमिली में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी कोई प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं, जैसे डिफेक्ट्स, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का जो है रिस्क होता है उसे बढ़ा देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें मदर से पूछी जाती हैं कि उसकी फैमिली में
किसी को कोई मतलब हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मल्टीपल प्रेगनेंसी और कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं थी। ये सारी हिस्ट्री ये भी रिकॉर्ड की जाती है एंटीनेटल रजिस्टर्ड में। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम लेते हैं मदर का। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में ये रहता है कि एज ऑफ मेनार्की फ्रिक्वेंसी, मतलब कि पीरियड्स कब शुरू हुए, साइकिल रेगुलर है या नहीं, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें भी नोट की जाती हैं एंटीनेटल रजिस्टर्ड में। उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, कि प्रेजेंट टाइम पे उसको जो उसकी जो प्रेगनेंसी है प्रेजेंट टाइम में, उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, जिसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। इसके बारे में भी पूछा जाता है मदर से। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग या पेन हो तो मिसकैरेज का अर्ली साइन हो सकता है, तो इसकी हिस्ट्री भी हम लेते हैं मदर से कि उसे कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। थर्ड ट्राइमेस्टर में एपीएच जैसे कि डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसके बारे में भी मदर से हिस्ट्री लेते हैं, हम पूछते हैं, और इसको भी, ये सारी चीज़ें भी हम एंटीनेटल रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड करते हैं। अगला पॉइंट है मेडिकल हिस्ट्री। तो मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल केयर, मतलब कि मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का जिसमें यूटीआई, अस्थमा, एपिलेप्सी, क्योंकि इन मेडिकल प्रॉब्लम से भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगला पॉइंट है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मतलब कि उससे भी हम ये डेटा भी मदर से हम लेते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट जो है वो भी हम उससे पूछते हैं और उसे भी मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड में। और ईडीडी का जो डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है उसे डेट, उसे भी हम मतलब रजिस्टर्ड करते हैं। पैरिटी एंड ग्रेविडा के बारे में भी उससे हम पूछते हैं और उन सारी हिस्ट्री को भी हम एंटीनेटल केयर रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाए जाते हैं एंटीनेटल केयर के टाइम पे, तो उसमें हम सबसे पहले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, जिसमें यूरिन एनालिसिस, सबसे पहले यूरिन एनालिसिस देखते हैं। अगर यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट है, तो कीटोन्स क्या रहता है कि डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग की वजह से होता है। तो अगर कीटोन्स प्रेजेंट है तो मतलब मदर डिहाइड्रेटेड है, या तो फिर मदर को ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, इस वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से कीटोन्स दिखते हैं यूरिन में। उसके बाद है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में तो मतलब हाई शुगर लेवल्स शो करता है। उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि एक प्री एक्लेम्सिया का भी साइन हो सकता है, तो इसलिए यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। अगला हम देखते हैं ब्लड टेस्ट। तो क्या क्या ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं एंटीनेटल केयर के टाइम पे, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर करवाया जाता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है, एचबी हीमोग्लोबिन करवाते हैं कि जिससे मदर का हीमोग्लोबिन लेवल पता चल सके, अगर मदर एनीमिया है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, कहीं मदर एनीमिया तो नहीं, एनीमिक तो नहीं है, इस चीज़ को भी डिटेक्ट करने के लिए एचबी टेस्ट करवाया जाता है। अगला है वीडीआरएल, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। इसको मतलब सिफिलिस के लिए भी टेस्ट करवाते हैं। अगला है एचआईवी, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, मतलब कि एचआईवी टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि अगर मदर डिटेक्ट होती है तो बच्चे को बचाया जा सके, बच्चे को प्रिवेंट किया जा सके ट्रांसमिशन से, एचआईवी ट्रांसमिशन से बच्चे को भी प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए एचआईवी टेस्ट करवाया जाता है। अगला है रुबेला। तो रुबेला भी मतलब इन्फेक्शियस रिस्क को चेक करने के लिए भी रुबेला टेस्ट करवाया जाता है। अब हम देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके पहले हमने लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किए थे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो होता है वो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही परफॉर्म करना रहता है पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है वो 4 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रिपरेशन, दूसरा इंस्पेक्शन, तीसरा पैल्पेशन, उसके बाद अस्कल्टेशन। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन मतलब करके रखना चाहिए बिफोर प्रोसीजर। सबसे पहले वॉश हैंड को प्रॉपर वॉश करके रखना है, प्राइवेसी को इंश्योर करना है, कर्टन्स वगैरह यूज़ करना है मदर के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। एडिक्वेट गुड लाइटिंग होनी चाहिए, जहाँ पे भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। मदर का जो ब्लैडर है उसे एम्प्टी करवा के ही इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना रहता है।
पोजीशन सुपाइन दिलानी है, स्लाइट हेड एलिवेट करके रखना है, उसका हल्का हेड एलिवेशन होना चाहिए और मदर को सुपाइन पोजीशन में ही लिटा के इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहिए। अगला है एग्जामिनर स्टैंड। जो प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला एग्जामिनर है वो राइट साइड में ही खड़े होकर इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं इंस्पेक्शन, मतलब देख कर एग्जामिन करना। तो सबसे पहला होता है कि ऑब्जर्व द एब्डोमेन फॉर। तो एब्डोमेन को किस लिए ऑब्जर्व करना है? तो शेप एंड साइज, मतलब कि हम देखते हैं कि एब्डोमेन का साइज प्रेगनेंसी के मंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी हमें जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उसका जो एब्डोमेन का साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें भी हमें इंस्पेक्ट करनी है। अगला है स्किन चेंजेस, लीनिया नाइग्रा या स्ट्राइक ग्रेविडेरम, मतलब कि प्रेगनेंसी में जो स्किन में ब्लैक लाइन जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं और स्ट्रेच मार्क्स मतलब स्ट्राइक ग्रेविडेरियम, ये भी इंस्पेक्ट करना है क्योंकि एक कॉमन साइन होते हैं प्रेगनेंसी के। अगला है 28 वीक्स विजिबल आफ्टर 28 वीक्स फीटल मूवमेंट्स, मतलब कि 28 वीक्स के बाद बेबी के मूवमेंट्स पेट से भी दिखाई देने लगते हैं, ये भी हमें इंस्पेक्ट करना है। अगला है सर्जिकल स्कार, मतलब अगर कोई पहले LSCS हुआ हो तो उसका भी स्कार हमें देखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अम्ब्लाइकस को भी चेक करना है कि वो फ्लैट है या एवर्टेड है, मतलब प्रेगनेंसी में नाभि फ्लैट है या एवर्टेड है, मतलब कि बाहर की तरफ मुड़ी है, ये भी देखना है क्योंकि ये सब नॉर्मल प्रेगनेंसी साइन, नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस होते हैं। तो अम्ब्लाइकस को भी हमें चेक करना है कि एवर्टेड है या फ्लैटेड है। अगला है एनी एबनॉर्मलिटीज़, हर्निया मास, मतलब कि कोई स्वेलिंग मास या हर्निया तो डेवलप नहीं है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैल्पेशन की। तो पैल्पेशन को हम लियोपोल्ड मैनोवर भी कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का। इसका क्या क्या पर्पस होता है? तो पैल्पेशन का पर्पस में हम देखते हैं कि बेबी किस पोजीशन में है, हेड ऊपर है या नीचे, बेबी किधर है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, बेबी इंगेज हुआ है या नहीं, फीटल लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, सब का एक्यूरेट आइडिया पैल्पेशन में ही हमें मिलता है। पैल्पेशन कंफर्टेबल वार्म हैंड से और जेंटल प्रेशर से किया जाता है और पेशेंट हमेशा सुपाइन पोजीशन विद स्लाइड हेड एलिवेशन में होती है। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाना है और उसका हल्का हेड को एलिवेट करके रखना है, और जो नर्स होती है या तो फिर जो भी एग्जामिनर प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाला रहता है वो हमेशा पेशेंट के राइट साइड में ही खड़ी होती है। लियोपोल्ड मैनूवर को टोटल 4 स्टेप में हम देखते हैं। तो कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं मैनूवर्स को, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मैनूवर। तो फर्स्ट मैनूवर हमने पढ़ा कि जो पैल्पेशन होता है उसे लियोपोल्ड मैनूवर भी कहते हैं, ये 4 स्टेप में करवाया जाता है। तो हम ये तो क्योंकि हमें पता है कि पैल्पेशन को ही लियोपोल्ड्स मैनूवर कहते हैं जो कि 4 स्टेप में होते हैं, तो चलिए एक एक मैनूवर को डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है फर्स्ट मैनूवर। फर्स्ट मैनूवर को ही फंडल ग्रिप कहते हैं। फर्स्ट मैनूवर को ही फंडल ग्रिप कहते हैं। स्टेप में हम सबसे पहले यूट्रस के अपर पार्ट यानी कि फंडस को पैल्पेट करते हैं। इस मैनूवर का मेन पर्पस होता है कि फंडस में कौन सा फीटल पार्ट प्रेजेंट है ये आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हम दोनों हाथों से जेंटली फंडस को फील करते हैं और चेक करते हैं। अगर हम फंडस को जब फील करेंगे और चेक करेंगे, आप देख सकते हो कि इसमें दोनों हाथों से फंडस को हल्का प्रेशर देके जेंटली फील किया जा रहा है। तो इसमें हमें क्या फील होगा? तो अगर फंडस में एक सॉफ्ट ब्रॉड इरेगुलर सा मास फील हो तो ये बेबी का बटक्स होता है, और अगर एक ये हार्ड राउंड स्मूथ और फ्रीली मूवेबल पार्ट फील हो तो ये बेबी का हेड होता है। तो इससे भी हमें प्रेजेंटेशन का भी अंदाज़ा मिल जाता है कि बच्चा का जो प्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, सिफेलिक है या ब्रीच है, इसका भी हमें आइडिया मिल जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड मैनूवर की तरफ। तो सेकंड मैनूवर को ही लैटरल ग्रिप भी कहा जाता है। इस स्टेप में हम यूट्रस को दोनों साइड से, आप डायग्राम में देख सकते हो, यूट्रस को दोनों साइड से पैल्पेट किया जा रहा है दोनों हाथों से। तो इस स्टेप में हम यूट्रस को दोनों हाथ से दोनों साइड से पैल्पेट करते हैं। क्यों करते हैं हम दोनों साइड से पैल्पेट? तो हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि बेबी का बैक किस साइड है और बेबी के लिम्स किस साइड हैं। ठीक है, कैसे हम परफॉर्म करते हैं?
कैसे हम परफॉर्म करते हैं, तो एग्जामिनर अपने दोनों हाथ एब्डोमेन के लेफ्ट और राइट साइड पर रखती है, बहुत जेंटली प्रेशर देकर साइड वॉल को फील करती है। क्या फील होता है, तो अगर एक साइड पर स्मूथ फर्म सॉलिड सरफेस फील हो तो ये बेबी का बैक होता है, स्मूथ फर्म तो ये फीटल का बैक होगा। और अगर इरेगुलर स्मॉल पार्ट्स फील हों तो ये बेबी के लिम्स होते हैं, ठीक है, हैंड एंड लेग्स होते हैं। इरेगुलर पार्ट्स जैसे किक्स पंचेस फील होना तो ये उधर साइड बेबी का क्या होगा, लिम्स होगा, ठीक है। स्मूथ फर्म अगर फील हो रहा है तो वो फीटल का बैक होगा। इस स्टेप में हमें पता चलता है कि बेबी का बैक किधर है, लेफ्ट है कि राइट है, लिम्स किधर है, लेफ्ट है कि राइट है, फीटल पोजीशन भी पता चलती है, ठीक है। सेकंड मैनूवर से फीटल पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, मतलब लेफ्ट ऑब्लिक इंटीरियर है कि राइट ऑब्लिक इंटीरियर है, ठीक है, ये सारे पोजीशन भी हमें पता चलते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड मैनूवर, जिसे पाउलिक ग्रिप भी कहा जाता है। इससे प्रेजेंटिंग पार्ट आइडेंटिफाई होता है। ये मैनूवर यूट्रस के लोअर पार्ट यानी पेल्विक ब्रिम के जस्ट ऊपर परफॉर्म होता है। क्यों परफॉर्म करते हैं हम, तो इससे प्रेजेंटिंग पार्ट आइडेंटिफाई करना रहता है, ये चेक करना कि हेड बेलोटेबल है या एंगेज्ड हो चुका है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम थर्ड मैनूवर परफॉर्म करते हैं, जिसे पाउलिक ग्रिप भी कहा जाता है। कैसे परफॉर्म करते हैं, तो एग्जामिनर क्या करती है कि अपने हाथ एब्डोमेन के लोअर पोल पर रखती है और जेंटली ग्रिप बनाकर, हैंड का जेंटली ग्रिप बनाकर प्रेजेंटिंग पार्ट को फील करती है। जब एग्जामिनर अपने हैंड का जेंटली ग्रिप बनाकर फील करती है तो क्या फील होगा, अगर हार्ड राउंड स्मूथ पार्ट फील हो तो ये बेबी का हेड होता है, और अगर सॉफ्ट इरेगुलर पार्ट हो तो ये ब्रीच होता है, ठीक है। तो इससे प्रेजेंटेशन का पता चलता है हमें, और प्रेजेंटिंग पार्ट का भी पता चलता है, ठीक है, कि बेबी कैसा प्रेजेंट, मतलब कैसी डिलीवरी होगी, ठीक। अब यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स के नाम लिए, जैसे कि बेलोटेबल और इंगेज्ड, मैंने 2 वर्ड्स के नाम लिए हैं। तो क्या होता है बेलोटेबल और इंगेज्ड, तो अगर हेड लाइटली पुश करने पर ऊपर नीचे फ्रीली मूव करता है तो इसका मतलब है कि हेड अभी ऊपर है और पेल्विक कैविटी में सेटल नहीं हुआ है, तो जिसे हम बेलोटेबल हेड कहते हैं, ठीक है। और जब हेड पेल्विस के अंदर फिक्स हो जाता है तो मूव नहीं करता है, मीन्स डिलीवरी के लिए डिसेंट हो रहा है, मतलब इस मैनूवर से प्रेजेंटिंग पार्ट कंफर्म हो जाता है कि हेड है या ब्रीच, और एंगेजमेंट का भी स्टेटस मिल जाता है हमें। अब हम देखते हैं फोर्थ मैनूवर, जिसे हम पेल्विक ग्रिप भी कहते हैं। ये पैल्पेशन यूट्रस के लोवेस्ट पार्ट में की जाती है। तो क्यों करते हैं हम फोर्थ मैनूवर या पेल्विक ग्रिप एग्जामिन क्यों करते हैं, तो इसके थ्रू हम एसेस करते हैं कि बेबी का हेड कितना डिसेंट हो चुका है, इंगेजमेंट का एग्जैक्ट लेवल कितना है, फीटल एटीट्यूड का आइडिया भी हमें मिल जाता है इस पैल्पेशन से। कैसे करते हैं इस प्रोसीजर को परफॉर्म हम, तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर होती है वो पेशेंट के पैर की तरफ फेसिंग फीट खड़ी होती है, ठीक है, पेशेंट की फीट की तरफ एग्जामिनर का फेस होता है, और दोनों हाथ पेल्विक इनलेट के ऊपर रखकर प्रेजेंटिंग पार्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील करती है, ठीक है। आप देख रहे हो डायग्राम में कि प्रेजेंटिंग पार्ट को डाउनवर्ड की तरफ एग्जामिनर जो है वो फील करती है। जब वो फील करेगी तो उसे क्या फील होता है, मतलब अगर हेड दोनों हाथों से प्रोमिनेंट फील हो, एकदम क्लियर दोनों हाथों से हेड प्रोमिनेंट फील हो, तो इसका मतलब ये है कि हेड ऊपर है और इंगेजमेंट नहीं हुई है, मतलब बेबी पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं डिसेंट हुआ है, नहीं गया है और इंगेज्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ एक हाथ में हेड का पार्ट फील हो तो इसका मतलब ये है कि हेड पार्शियली इंगेज्ड हुआ है, मतलब कि जो बेबी का हेड है वो आधा पेल्विस के अंदर आ चुका है, ठीक है, पार्शियली इंगेज्ड हुआ है अगर एक हाथ से हेड का पार्ट फील होता है तो। और अगर दोनों हाथों से हेड जो है वो ईजिली फील ना हो तो इसका मतलब कि हेड डीपली इंगेज्ड हो चुका है, और इसका मतलब ये भी है कि हेड पेल्विस में डिसेंट हो चुका है, पेल्विक कैविटी में चला गया है बच्चा, ठीक है। फोर्थ मैनूवर से बेबी के हेड के डिसेंट का एग्जैक्ट लेवल मिलता है, और लेबर में कितनी प्रोग्रेस हो सकती है या हुई है इसका भी अंदाज़ा हमें मिलता है।
अब हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की, जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुनकर एग्जामिन करते हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यूज़ डॉपलर एंड फीटल स्टेथोस्कोप आफ्टर 20 वीक्स, मतलब कि 20 वीक्स के बाद फीटल हार्ट साउंड डॉपलर से या तो फीटल स्टेथोस्कोप से सुनकर एग्जामिन करते हैं, जिसमें नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 110 to 160 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें 1 मिनट तक सुनना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें कम होता है, कम या ज़्यादा हो, फीटल हार्ट रेट अगर कम या ज़्यादा हम डिटेक्ट करते हैं तो उससे बेबी को रिस्क हो सकता है। ठीक, अगला हम देखते हैं मेजरमेंट। तो जो फंडल हाइट होता है वो बेबी की ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर होता है। इसी से हमें पता चलता है कि बेबी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, कितना ग्रोथ हुआ है, और चेक करते रहना ही एनसी पीरियड में चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, एब्डोमिनल गर्थ करना चाहिए, अगर रिक्वायर्ड है तो एब्डोमिनल गर्थ भी हमें मेज़र करना है। अब हम देखते हैं असेसमेंट फाइंडिंग्स। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं लाई चेक करते हैं, जैसे कि बेबी लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसफर्स है या ऑब्लिक है, मतलब कि सीधा है, ट्रांसफर्स मतलब आड़ा, ऑब्लिक मतलब तिरछा है। प्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि बेबी सिफेलिक है या ब्रीच है। पोजीशन चेक करते हैं कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर है या राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर है, मतलब बेबी का फेस किस साइड है। एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, मतलब कि हेड पेल्विस में कितना डिसेंट हो चुका है। एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज की, मतलब एग्जामिनेशन से बेबी की एज और वेट का अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये भी हम असेसमेंट फाइंडिंग्स में एग्जामिन करेंगे। अब हम देखते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वीक्स में वजाइना की कंडीशन चेक की जाती है कि कोई स्कार्स तो नहीं है, प्रोलैप्स तो नहीं है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। लेट प्रेगनेंसी में पेल्विक असेसमेंट करेंगे कि मतलब डिलीवरी के टाइम पे पेल्विस का जो शेप है वो और एडिक्वेसी है वो प्रॉपर है कि नहीं, चेक करना चाहिए। अब हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन। क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे मदर को? तो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, मतलब कि मदर प्रॉपर रेस्ट ले, अपनी नींद को हमेशा पूरा करके रखे। ठीक है, टाइम टू टाइम सोए, टाइम से जगे, टाइम से सोए, अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको मेंटेन करके रखें। बैलेंस डाइट मदर को एडवाइस करेंगे को प्रॉपर आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन रिच डाइट ले। ठीक है, खूब पानी पिए, कोई स्ट्रेस ना ले, टाइम टू टाइम खाए, अपने मील्स को प्रॉपर टाइम पे ले। उसके बाद एक्सरसाइज, तो मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्रेगनेंसी फ्रेंडली एक्सरसाइज करें मदर, ये भी हमें एडवाइस करना है। लूज़ कपड़े ही पहनने हैं, टाइट क्लॉथिंग को अवॉइड करना है, जिससे कंफर्टेबल महसूस करे मदर। इस चीज़ का भी हमें मदर को एडवाइस करना है। केयर ऑफ ब्रेस्ट एंड डेंटल हाइजीन, मदर जो है वो प्रॉपर अपने ब्रेस्ट की भी केयर रखे, डेंटल हाइजीन भी मेंटेन करके रखें। रेगुलर बॉवेल हैबिट्स को रेगुलर करके रखें, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना बने। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो मदर को। तो ये था आज का एंटीनेटल केयर का कंप्लीट लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके थोड़े से भी रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और भी नर्सिंग लेक्चर आप तक ला सकूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।